हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम सहकारी खेती तथा सहकारिता आंदोलन का इतिहास एवं प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर शिलर के अनुसार सहकारी खेती वाक्य का उपयोग उस प्रकार की फर्म के प्रबंधन के लिए किया जाता है जिसमें भूमि पर की जाने वाली खेती को संयुक्त रूप से किया जाता है, अर्थात सहकारिता के सिद्धांत को ही उपयोग में लाने की क्रिया सहकारी खेती की क्रिया कहलाती है। या हम इसे दूसरे प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि भारतीय योजना योग के अनुसार सहकारी खेती आवश्यक रूप से एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें भूमि को इकट्ठा करके संयुक्त प्रबंध और कृषि कार्य को किया जाता है, सहकारी खेती कहलाती है। अब पढ़ेंगे सहकारी खेती या सहकारी कृषि के स्वरूप। तो इसका पहला रूप क्या है? सहकारी पट्टे द्वारा खेती। सहकारी कृषि की इस प्रणाली के अंतर्गत बड़े किसानों के लिए भूमि को किराए या पट्टे पर देने का कार्य किया जाता है सरकार द्वारा, और इन सदस्यों से प्रति वर्ष किराया या लगान लेने का कार्य किया जाता है तथा संपूर्ण भूमि को सम्मिलित की योजना के अनुसार जोता तथा बोया जाता है। अर्थात सरकार द्वारा किसी बड़े एरिया को किसी किसान को देने का कार्य किया जाता है जिस पर वह किसान किसानी करने का कार्य कर सके तथा उसके बदले वह कुछ मात्रा में किराया के रूप में कुछ पैसा लेने का कार्य करता है। इसे सहकारी पट्टेदार खेती कहलाती है या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा, सहकारी समृद्धि या समिति खेती। तो इस प्रणाली में कृषक अपनी भूमि को सदा के लिए सहकारी समिति को दे देते हैं या समिति स्वयं ही सरकार से एक बड़े भूखंड को किराए या पट्टे पर ले लेते हैं जिस पर कृषि समितियों के द्वारा सदस्यों के द्वारा कृषि के कार्यों को किया जाता है। यह कृषि सामूहिक रूप से होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के अनुसार मजदूरी प्राप्त होती है तथा लाभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है। अर्थात इस समिति में व्यक्ति की कार्य क्षमता अनुसार या उसके खर्च व्यय के अनुसार उसे उसका हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम सहकारी संयुक्त खेती। इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे खेतों के स्वामी आर्थिक कृषि के उद्देश्य से अपनी भूमि को इकट्ठा करके एक बड़ा भूखंड बना लेते हैं तथा उसका प्रबंध एक सहकारी संयुक्त कृषि समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति इस भूखंड में कृषि की व्यवस्था करने का कार्य करती है जिसमें भूखंड के मालिकों के द्वारा संयुक्त को लेने का कार्य किया जाता है। अर्थात छोटे छोटे किसान मिलकर आपस में अपनी अपनी जमीन को इकट्ठा करके संयुक्त कृषि समिति को सौंप देते हैं जो कि उस जमीन पर खेती करने का कार्य करती है तथा इसमें भूखंड के मालिक भी संयोग करने का कार्य करते हैं कृषि के क्षेत्र में तथा उनकी कार्य क्षमता के अनुसार और लाभ के अनुसार उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम सहकारी उन्नत खेती। इस प्रकार की खेती में कृषक अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है और भूमि पर स्वतंत्र रूप से खेती करता रहता है जिस पर इसका पूर्व नियंत्रण रहता है, परंतु कुछ कार्यों में वह समिति बनाने का कार्य करता है, जैसे फसल के लिए योजना बनाना, अच्छे बीज के लिए, खाद के लिए, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा सिंचाई की व्यवस्था करना, उपज को साफ करना तथा बेचना इत्यादि में वह सहकारी समिति की सहायता प्रदान करता है या लेता है। अर्थात कृषि में कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है तथा किसी किसी जगह पर वह सहकारी समिति द्वारा सलाह लेने का कार्य कर सकता है, जैसे योजना बनाने में, अच्छी बीज लेने में, खाद में, आधुनिक कृषि यंत्रों में, सिंचाई कितनी प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे सहकारी कृषि से हानियाँ या विपक्ष में तर्क। तो सहकारी शिक्षा व्यवस्था में होने वाली कमी के कारण इसके विकास का कार्य नहीं हो पाया है। अर्थात सहकारी खेती में शिक्षा की व्यवस्था सही रूप से नहीं होने के कारण इसमें विकास का कार्य नहीं किया गया है। इसके बाद है सहकारी कार्यों में होने वाले विकास कार्यों को सही रूप से ध्यान न देना। अर्थात सहकारी खेती में कार्य होने वालों में सही रूप से ध्यान न देने के कारण भी इसमें विकास नहीं हो पाया है। यह एक महत्वपूर्ण कमी मानी जाती है। रणनीति में सुधार न होने के कारण भी सहकारी आंदोलन में असफलता देखने को मिली है।
इसका अगला पॉइंट है, लोगों में सर्वव्यापी या सर्वगुण के संपन्न न होने के कारण या विकास न होने के कारण आंदोलन असफल रहा। आंतरिक साधनों में आने वाली कमी के कारण भी लोगों में सुदृढ़ता या एवं आत्मनिर्भरता का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों में आंदोलन के प्रति जागरूकता में कमी हो गई। अर्थात लोगों में आत्मनिर्भर तथा कम साधनों के उपस्थित होने के कारण भी यह आंदोलन विकसित नहीं हो पाया है। अगला पॉइंट है, लोगों में सीमित दायित्वों का होना, अर्थात अमीर लोगों का समिति में बड़े पदों पर होना, सहकारी प्रतिक्षण में होने वाली कमी के कारण, अर्थात सहकारी खेती में भाग लेने वाले किसानों को उनके ब्याज या खेती या उनके पैसा लगाने के अनुसार उन्हें पद देना, यह भी एक सबसे बड़ी समस्या थी। अगला पॉइंट है, भारत में स्त्रियों का कृषि में योगदान होता है, उन्हें महत्व न देने के कारण भी इसमें असफलता मिली तथा कुशल नेतृत्व की भावना में कमी, अर्थात भारत देश में यानी हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्त्रियों का भी भागीदार होती हैं, जो कि कृषि के क्षेत्र में उतना ही अपना हाथ बटाती हैं जितना कि आम किसान। तो सहकारी खेती में स्त्रियों को कुछ महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण भी यह एक विफल हुआ है तथा कुशल नेतृत्व की कमी, अर्थात किसानों का कम पढ़ा लिखा होने के कारण वह अच्छी समझदार या कुशल नहीं थे, इसीलिए सहकारी खेती में भी कमी देखने को मिली। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम सहकारी खेती प्रसंस्करण यानी खाद्य प्रसंस्करण के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।